Welcome once again students in the class. I hope you all like my channel, my videos. Actually कि students क्या होता है कि appreciation एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. अगर आप लोगों को मेरे videos मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें. सो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है क्लास के अंदर. आज हम डिस्कस करें, वैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर दैट इज नोन एज सॉलिड स्टेट. Okay, because in this year the CBSE has added this chapter in your course, so it is very important and very interesting chapter. Once you get the knowledge, जब एक बार आपको concepts clear हो जाते हैं ना तो कहीं issues नहीं आते. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेसिकली स्टूडेंट्स ये, और टोटली जो है वो आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड है. तो एक तरह से आप लोगों का टेस्ट है कि आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी अच्छी है. सो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के ऊपर है, क्योंकि हम लोग जो है सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. हम ये भी देख चुके हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन में कैसे कन्वर्ट होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लासेस होते हैं उनका जो नीचे का जो पोर्शन होता है बड़ा थिक होता है. जो ओल्ड ग्लासेस होते हैं वो क्यों होता है, ओल्ड बिल्डिंग्स के जो ग्लासेस होते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, राइट. एंड आइसोट्रॉपी हम लोग पढ़ चुके हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रिस्टल लैटिस, और वी कैन से द यूनिट सेल, द टाइप्स, द ब्रेविस लैटिसेस एंड ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो हम एक वर्ड पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में, कॉन्स्टिलेशन, राइट. कि 3D के अंदर, स्पेस के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर हम स्टार्स को मिलाएं तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनती है, लियो की ज्योमेट्री बनती है, स्केरिस बनता है. सो व्हाट आर दीज आर नोन एज कॉन्स्टिलेशंस. ऑलराइट. सो अगर हम उन्हीं पॉइंट्स को कुछ 3D स्पेस के अंदर बात करें और उन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है, एक लैटिस मिलता है. ठीक है, यानी कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, या पॉइंट्स हमारी केमिस्ट्री के अंदर एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो बेसिकली अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल लैटिस मिलता है. हम जब छोटे थे तो एक गेम बड़ा खेला करते थे स्टूडेंट्स, इस तरह से पॉइंट्स बना लेते थे. ठीक है, कॉपी के अंदर इस तरह से पॉइंट्स बना लेते थे और इनको ज्वाइन करते थे. तो यही चीज है, इसी चीज को आगे लेके फर्दर पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल. ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है बेसिकली कहाँ अरेंज्ड है, 3D के अंदर अरेंज्ड है. ये पॉइंट्स जो हो सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. इट मींस एटम को डिफाइन कर सकते हैं, आयंस को डिफाइन कर सकते हैं, या मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो इनको अगर मैं जोड़ती हूँ तो एक रिपीटेड कैसा बनता है स्टूडेंट्स, एक रिपीटेड बनता है. ये देखिए इस तरह का बन जाएगा, फिर फर्दर एक इस तरह का, मतलब रिपीटेड पैटर्न बन रहा है. ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. ठीक है, तो इसको क्रिस्टल लैटिस की अगर डेफिनेशन आपसे बोली जाए तो क्या लिखेंगे, इन 3 डायमेंशनल स्पेस रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर मतलब एक जैसा अरेंजमेंट है, एंड रिपीटिंग पैटर्न है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल in which each particle is depicted as a point is known as crystal lattice or space lattice. I hope I am clear. Okay. Now what are the characteristics of a crystal lattice? Now each point in a crystal lattice is called lattice point, or we can say students lattice site. हम और क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं lattice site. हर एक पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल पॉइंट कहलाता है या लैटिस साइट कहलाता है. ठीक है, दूसरा कहता है कि ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस, मैंने आपको बता दिया है कि हर एक जो पॉइंट होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो क्या है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी होता है. ठीक है, अब अपन ने क्या करा, मैंने इनको देखिए स्ट्रेट लाइन से जोड़ा है. तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ईच पॉइंट आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन, ताकि परफेक्ट जो है हमें ज्योमेट्री मिल जाए. इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं यूनिट सेल. देखिए यूनिट सेल क्या होती है स्टूडेंट्स, यूनिट सेल क्या होती है इसके बाद अपन लोग बात करेंगे. यूनिट सेल क्या है, वो क्रिस्टल लैटिस आपको समझ में आया होगा. अगर मैं केवल इस पोर्शन की बात करूं, ये तो क्या हो रहा है, एंटायर क्रिस्टल जनरेट हो रहा है. ठीक है, अगर मैं केवल इसकी बात करूं, एक पोर्शन अगर की मैं केवल इस पोर्शन की ही बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, दैट पोर्शन इज नोन एज यूनिट सेल, कि जिसको फर्दर आगे बढ़ाने पर मुझे एंटायर क्रिस्टल लैटिस मिलता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि रिपीटिंग पैटर्न जिसके एक पर्टिकुलर एरिया जिसको रिपीट कराने पर मुझे क्या मिलता है, क्रिस्टल लैटिस मिलता है, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, यूनिट सेल कहलाता है. एम आई क्लियर? सो इतना कॉपी करिए ताकि अपन लोग यूनिट सेल की डेफिनेशन कॉपी करें.
सो यू कैन राइट द डेफिनेशन फ्रॉम दिस की यूनिट सेल क्या मैंने बताई आपको कि अगर मान लीजिए कुछ स्पेस के अंदर जो है वो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, उनको फर्दर आप ज्वाइन करते हो बाय दी स्ट्रेट लाइन। हर पॉइंट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये पार्टिकल एटम हो सकता है, आयन हो सकता है और मॉलिक्यूल हो सकता है स्टूडेंट। सो बेसिकली होगा क्या कि अगर मैं केवल एक यूनिट को लेकर चलूं जिसके जरिए मैं क्या कर सकती हूँ, अगर फर्दर और आगे जाके मिलाऊं, ठीक है, आगे इसको किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसको आगे बढ़ाऊंगी तो इस तरह से मिलेगा, फिर इसको आगे बढ़ाऊंगी, मतलब कि वापस से मेरा एक क्रिस्टल जनरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल। सो अगर हम एक यूनिट सेल की स्टडी करेंगे ना तो हम पूरे क्रिस्टल की स्टडी कर लेंगे, ठीक है। सो एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स यूनिट सेल की, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different direction generates the entire lattice। तो स्टूडेंट इसको लिख लीजिए, फिर अपन एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है। इनके एंगल्स को देखेंगे जिनको अपन एक्सियल एंगल्स बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। एज लेंस को देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री आप लोगों से चाहती है, राइट, कि थोड़ा सा मैथ्स आप लोगों को आनी चाहिए। तो मैथ्स को आप स्किप मत करिए, एनसीईआरटी को स्किप मत करिए, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो जरूर रेगुलर करते रहिए, इसको कंप्लीट करिए, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। Now students, coming to the unit cell, basically we have discussed that what is a unit cell basically, a small portion होता है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, एक entire lattice generate कर सकते हो, you can generate the entire lattice, alright। So this is a portion of a crystal lattice। मैंने क्या करा, एक पूरे lattice में से छोटा सा portion ले लिया, तो क्यूब मेरा कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर प्रॉब्लम आती है क्यूब बनाने में तो क्यूब बनाना बहुत ईजी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से आप बनाइए, ठीक है, आफ्टर दैट इस तरह से बनाइए, देन इनको आपस में स्ट्रेट लाइन से आप लोग टच कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से क्यूब बनता है, तो मैंने एक क्यूब बना रखा है, ठीक है। हमें पता होने चाहिए वर्टेक्सेस क्या होती हैं, एजेस क्या होते हैं, फेज क्या होता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बेसिकली जहां पर क्यूब आपका एंड हो रहा है, देखिए पॉइंट्स जहां पर मिल रहा है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वर्टेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। इनके जो बीच का एरिया है दैट इज नोन एज एजेस कहलाती हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये हम बात करेंगे कि एक्सेस की ए बी सी, बेसिकली ये क्या है, एक्सियल डिस्टेंसेस कह सकते हो आप इन लोगों इसको, या एज लेंथ भी अपन लोग बोलते हैं। तो अगर एक क्यूब के अंदर मैं एज लेंथ की बात करूं तो एज लेंथ कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए डायग्राम के अंदर ए है, बी है और सी है, तो ये क्या है, एज लेंथ है, या क्या कह सकते हैं इसको अपन लोग एक्सियल डिस्टेंसेस, या फिर क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, एज लेंथ, क्या बोल सकते हैं, एज लेंथ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये जो है जिसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर नजर आ रही है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही परपेंडिकुलर हो, क्योंकि क्रिस्टल्स की शेप जो होती है वो अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती। तो इसके लिए बात निकल के आती है कि दे मे बी परपेंडिकुलर, दे मे बी परपेंडिकुलर और नॉट, ठीक है, परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि क्रिस्टल्स की हर एक क्रिस्टल की जो होती है शेप अलग अलग होती है, राइट। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नजर आती है, देखिए आप लोग यहाँ पर मैंने कुछ एंगल्स बनाए हैं, ठीक है। इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, एक्सियल एंगल्स, क्या बोलेंगे, एक्सियल एंगल्स। तो कितने एंगल्स है अपने, 3 एंगल्स है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब आप डायग्राम में देखिए कि अल्फा किसके बीच का एंगल है, बी और सी का एंगल है, ठीक है। बीटा किसका एंगल है, ए और सी के बीच में एंगल है, और गामा जो है वो ए बी के बीच में एंगल है। इसका मतलब टोटल मेरे पास में यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स अवेलेबल है, 6 पैरामीटर्स अवेलेबल है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। इनसे ही मिलकर आपको 7 जो है प्रिमिटिव सेल्स आपकी बुक के अंदर दे रखी हैं। बेसिकली अगर हर 3D स्पेस के अंदर पॉइंट्स को ढूंढा जाएगा तो 14 तरह के लैटिसेस मिलेंगे स्टूडेंट्स, जिनको ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं, ठीक है। और 7 तरह की आपको क्या मिलेंगी, यूनिट सेल्स मिलेंगी, जिनके बारे में अभी एक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो जल्दी से हेडिंग डालिए फटाफट से, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। बेसिकली अगर बात किया जाए तो यूनिट सेल जो है वो 2 तरह की होती है स्टूडेंट्स, इट इज 2 टाइप्स,
पहला कहलाता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड कहलाता है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, पहला क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड इज नोन एज द सेंटर्ड यूनिट सेल। इतना कॉपी करिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। इतना कॉपी करिए, फिर इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अभी हम लोगों ने बात करी कि यूनिट सेल जो है वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज नोन एज द प्रिमिटिव एंड सेकंड वन इज नोन एज द सेंटर्ड यूनिट सेल। सो प्रिमिटिव जो है वो 7 टाइप्स में है, 7 लेटिसेस आर देयर, जिनके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद में डिस्कशन करेंगे। एक एक का डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगी अच्छी तरीके से। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि टेबल जब तक समझ में नहीं आएगी जब तक फेन सेंटर्ड और आपको ये एंड सेंटर्ड समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव मतलब क्या था ना, बहुत तो पुराने जमाने की, तो वही लेके चलते हैं यहाँ पर भी कि अगर हमें क्यूब बनाते हैं स्टूडेंट्स, क्यूब को प्लीज आप बना के रखिए और ट्राई टू टेक 2 or 3 कलरफुल पेन सो दैट यू कैन टेक योर डायग्राम मोर इफेक्टिवली, राइट। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ऐसी यूनिट सेल होती है जहां पर स्टूडेंट्स जो है, जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे मे बी एटम्स, दे मे बी आयंस, दे मे बी मॉलिक्यूल्स, सो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर जस्ट प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स। केवल कहाँ प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। इस तरह की जो यूनिट सेल है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? प्रिमिटिव यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी अभी, क्योंकि हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे आज की क्लास के अंदर ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज दैट काइंड ऑफ सेल इन व्हिच द constituent particles, they may be atoms, they may be ions, they may be molecules, are present at the corners of the crystal length. So you can write it here that the constituent particles are present only at the corners. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की यूनिट सेल क्या कहलाती है? हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। तो इसमें अपन 7 तरह की अभी बात करेंगे, क्योंकि पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है कि फेस सेंटर्ड क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है। ऑलराइट, आफ्टर दैट कमिंग टू द नेक्स्ट एंड सेकंड, दैट इज नोन एज द सेंटर्ड यूनिट सेल। राइट इट डाउन, सेंटर्ड यूनिट सेल। सो अगर राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं आ रही हो तो प्लीज कुछ जूम करके देख लीजिए, है ना। Primitive unit cell means when the constituent particles, they may be atoms, they may be ions, they may be molecules, are present only at the corners. केवल कहाँ present है स्टूडेंट्स? कॉर्नर पर present है। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे तो सेंटर्ड में क्या होगा कि कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ में कहीं फेसेस के बीच में, कहीं सेंटर के बीच में, कहीं मतलब किसी और अदर पोजीशन पे भी मौजूद हो, लेकिन ज्वाइनिंग किसके साथ दिखानी है? कॉर्नर्स वाले को भी दिखानी है। सो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए दैट constituent particles are present any other side, okay, at any other side of crystal along with the corners कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स के साथ साथ में किसी और पोजीशन पर मौजूद हो, ठीक है, साइड्स या पोजीशन पे मौजूद हो। तो इस तरह की जो यूनिट सेल है वो क्या कहलाती है? हमारी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। हमारी जो सेंटर्ड यूनिट सेल है स्टूडेंट्स वो भी 3 में डिवाइडेड है। फटाफट से इतना लिखिए और इसका डिवीजन लिख लीजिए कि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। जो हमारी सेंटर्ड है वो 3 में डिवाइडेड है बेटा। बॉडी सेंटर्ड, अगर जब भी सेंटर्ड का मतलब आएगा आपके पास यूनिट सेल आएगी, सेंटर्ड का वर्ड जहां पर भी आता है इसका मतलब कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ ही साथ कहां पर मौजूद है? अदर पोजीशन पे भी मौजूद है। तो वो 3 पोजीशंस कौन सी हो सकती है? लिख लीजिए, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है और यूनिट और एंड सेंटर्ड है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में फर्दर आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल डिवाइडेड है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इसको कॉपी करिए, इन तीनों के बारे में फर्दर डिस्कशन करते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द सेंटर्ड यूनिट सेल, एज आई टोल्ड यू कि 3 तरह की होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है, फेस सेंटर्ड होती है और एंड सेंटर्ड होती है। ठीक है, एक क्यूब आपको मैंने यहाँ पर बना रखा है, आप भी 3 पेन का इस्तेमाल करिए ताकि आप इजीली जो है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर को बड़ा इंटरेस्ट हो। जब कॉपी हमारी बहुत सुंदर होती है ना तो बहुत मजा आता है उसको पढ़ने में। ठीक है, तो बॉडी सेंटर का मतलब क्या हो गया, बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी हमारे पास यहाँ पर किसकी है बेटा, क्यूब की बॉडी है। तो अगर मान लेते हैं कि क्यूब में, क्योंकि सेंटर्ड कह रहा है, सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, कॉर्नर्स पे मौजूद है। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे आप लगा दीजिए इस तरीके से, कॉर्नर्स पे। ये कॉर्नर्स है कि नहीं है ना कॉर्नर्स, तब याद है आप लोगों को ये कॉर्नर्स है। इसका मतलब कॉर्नर्स के साथ साथ में कहीं और भी मौजूद हो, तो बॉडी सेंटर्ड की बात हो रही है, इसका मतलब बॉडी के कहाँ है, सेंटर में मौजूद है। तो हमने एक यहाँ बना दिया। तो इस तरह की जो यूनिट सेल है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि देखिए बिल्कुल कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है या एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल है, कॉर्नर्स के साथ साथ में बॉडी की कहाँ पर प्रेजेंट हो, सेंटर में मौजूद हो, तो इस तरह की यूनिट सेल क्या कहलाती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। लिख लीजिए, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल is present at the center of the body along with corners। ठीक है, इस तरह की यूनिट सेल क्या कहलाती है, हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। समझ में आ गया। चलो सेकंड चलते हैं। सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज नोन एज फेस सेंटर्ड। बहुत काम भी आएगी अभी आप लोगों के, ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अब आपको इसका क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी हम इसके अंदर डीलिंग करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की, उसमें भी आपका ये टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी क्यूब के अंदर बात करूं तो कॉर्नर्स पे तो मौजूद है ही, साथ में आप सबको पता है कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस आर देयर। तो क्या होगा कि हर एक फेस के सेंटर में भी मौजूद है। इस तरह की यूनिट सेल क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। जस्ट राइट इट डाउन, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस, है ना, एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ ईच फेस along with the corners। ठीक है, तो इस तरह की जो यूनिट सेल है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, फेस सेंटर। मतलब ये एक फेस हो गया, यहाँ सेंटर में मौजूद हो गया, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये फोर्थ फेस और ये फिफ्थ और ये पीछे वाला 6th फेस, कुछ इस तरह से बनेगा। तो यानी कि कॉर्नर्स तो है ही साथ हर एक फेस के कहाँ पर मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। इस तरह की यूनिट सेल क्या कहलाती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आप लोग अलग अलग बनाइएगा एक साथ, ठीक है, समझ में आया। चल थर्ड चलते हैं, दैट इज नोन एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड का मतलब वापस वही बात आ रही है कि कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ में किन्हीं 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में मौजूद हो, किन्हीं 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर में मौजूद हो। इस तरह की यूनिट सेल क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, फेस सेंटर। तो अभी ये कैसी है, फेस सेंटर। कैसी है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जरूरी नहीं है ऊपर नीचे, कोई भी हो सकते हैं, इन दोनों में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। We have 6 faces in our cube, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन लिखिए, when the constituent particles are present at the opposite phases, the center of the opposite phases along with the corners। तो इस तरह की यूनिट सेल क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। ओके, इसको जल्दी से कॉपी करें, फटाफट से डेफिनेशन लिखें, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे क्लास में भी बात करते हैं कि हमारे पास मैंने बात करी कि 7 तरह की प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं। 1 बाय 1 एक इनका डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये आपकी बुक के अंदर एक टैबुलर फॉर्म के अंदर गिवन है, ठीक है। तो हम इनका डिस्कशन करते हैं। पहली जो आती है दैट इज नोन एज क्यूबिक। कैसी आती है, क्यूबिक आती है। आप इसकी जगह अपना आइस को इमेजिन कर, आइस का जो क्यूब होता है उसको इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से क्यूब होता है आइस, ठीक है। ये क्यूब हो गया आपका। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर अपन बात करें कि किस तरह की जो है यूनिट सेल्स मौजूद होती हैं, तो इसके अंदर जो है 3 तरह की मौजूद होती है, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड और
एन सेंटर्ड होती है, बॉडी सेंटर्ड नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप देखिए कि जो है एक्चुअल डिस्टेंसेस है और एक्चुअल एंगल्स आर देयर, अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ पर जो है मैं एक्चुअल एंगल्स की बात करूं या एक्चुअल डिस्टेंसेस की बात करूं, ये तीनों ही आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ए इक्वल किसके है, बी के है, और बी इक्वल किसके है, सी के। मतलब ओवरऑल मैं लिख सकती हूँ कि बी भी किसके इक्वल है, ए के, और सी भी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है इन द क्यूबिक के अंदर, ठीक है ये। और अगर मैं इनके एंगल्स की बात करूं तो तीनों का जो एंगल है एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि तीनों एंगल कितने डिग्री के हैं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रिमिटिव यूनिट सेल पे आपका दैट इज नोन एज क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, जो कि प्रिमिटिव भी है, फेस सेंटर्ड भी है और एंड सेंटर्ड भी है। एक्चुअल डिस्टेंसेस जो है वो एक दूसरे की इक्वल है, और एंगल्स भी जो है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और जो इसके एग्जांपल्स हैं, बेसिकली जो एग्जांपल है दैट इज सोडियम क्लोराइड। बहुत कुछ ज्यादा है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिंक ब्लेंड हो सकता है, ZnS हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो आपको नोट डाउन करने हैं, एग्जाम में भी क्राइटेरिया इसी तरह से याद करिए। क्यूबिक का डायग्राम बनाइए, उसको देख के इसके बारे में लिखिए कि प्रिमिटिव होती है, फेस सेंटर्ड होती है, एंड सेंटर्ड होती है। एक्चुअल डिस्टेंसेस जो होती है वो तीनों एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा भी जो है वो कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है। और जो एग्जांपल है दैट इज NaCl और जिंक ब्लेंड, ठीक है। अब बात करते हैं, सेकेंड होती है हमारी टेट्रागोनल। स्ट्रक्चर कुछ आपको क्यूब जैसा लगेगा मगर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अदरवाइज इसको भी अपन क्यूब ही कह देते हैं, राइट। तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट होता है लेकिन बनाने में एक जैसा लगता है। तो प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये देखने लायक है कि तीनों बराबर होती है ना, तीनों बराबर हैं, ए बी और सी। लेकिन कहीं ना कहीं जो गामा है वो जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ए और बी जो है वो स्लाइटली इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन बी और सी जो है वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस आता है वो इसमें आता है। तो ए इज इक्वल टू किसके बेटा, बी के है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी है, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये देखने लायक है कि जो एंगल्स होते हैं वो तीनों ही क्या है, 90 डिग्री है। कैसे है, 90 डिग्री है। आप ये बना लीजिए, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज गामा। ये तीनों ही कैसे है, 90 डिग्रीज है। और जनरली जो इसके एग्जांपल्स दिए जाते हैं वो होता है आपका व्हाइट टिन लिया जाता है, SnO2 लिया जाता है, और कैल्शियम सल्फेट लिया जाता है, CaSO4। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके टेट्रागोनल, इनको नोट डाउन करिए, फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ टाइप की क्रिस्टल्स की शेप के बारे में बात करेंगे। थर्ड हमारे पास में है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। डायग्राम को देखिए, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर चारों तरह की होती है, प्रिमिटिव भी होती है, फेस सेंटर्ड भी होती है, एंड सेंटर्ड भी होती है, और बॉडी सेंटर्ड भी होती है। अगर आप क्रिस्टल के शेप को ढंग से देखें तो ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के, और ना बी जो है वो सी के इक्वल है, जैसा कि क्यूब में होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो एंगल्स हैं, जो एक्चुअल एंगल्स के ऊपर लोग अगर बात कर रहे हैं तो अल्फा बीटा गामा जो है आप स्ट्रक्चर में देखिए वो तीनों ही कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। और जनरली जो एग्जांपल दिया जाता है वो रोमिक सल्फर है, आपका बेरियम सल्फेट है, और पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज नोन एज द मोनोक्लिनिक, जिसका डायग्राम है द मोनोक्लिनिक, ठीक है। जनरली अगर आपसे मोनोक्लिनिक सल्फर का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आप क्या लिख कर आएंगे, मोनोक्लिनिक, ठीक है। हाँ, एक और बात बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, जब 11th स्टैंडर्ड के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं क्रिस्टलाइजेशन का, तो कॉपर सल्फेट के लिए जो शेप लिखते हैं ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो उसकी भी बात हम इसी में करेंगे, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक के अंदर जो सेल का टाइप होता है वो होती है प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड होती है। डायग्राम में देखिए तीनों ही इक्वल नहीं है, ना ए सी के इक्वल है, ना सी आपके बी के इक्वल है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। बट इन द डायग्राम अल्फा और जो ये गामा है, ठीक है, ये कितने बराबर है स्टूडेंट्स, ये अल्फा है, वो गामा है, दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन जो बीटा होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। एग्जांपल्स है मोनोक्लिनिक सल्फर और सोडियम सल्फेट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो इनमें से है, सोडियम सल्फेट और KNO3, ठीक है। इसको कॉपी करिए, बाकी तीन बची हुए भी आज ही अपन लोग इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। कॉपी दिस। Now students, coming to the fifth and sixth, that's the hexagonal and trigonal. You can see the diagram
ऑफ द हेक्सागोनल, ठीक है, एंड ट्राइगोनल को रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, सो इट इज आल्सो नोन एज रोम्बोहेड्रल, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल राइटिंग रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, बोथ आर सेम थिंग. Okay, so hexagonal, you can see the structure of a hexagon is there. So it is a kind of a primitive type, only at the presents are there, corners are there. A is equal to B here, but B is not equal to C is there. And alpha is beta is equal to 90 degree, but gamma is of 120 degree. जैसे अगर imagine करोगे तो एंगल यहाँ से यहाँ तक मेजर होगा, इस साइड से इस साइड तक मेजर होगा, so it is greater than 90 degree, that will be equal to 120 degree. So in this, the gamma is equal to 120 degree. The examples are of graphite, zinc oxide and cadmium sulfide. Now last sixth is known as a trigonal. In some other books this is also written as a rhombohedral, so please don't get confused. It is also a primitive type. This A, B, C are equal, adjoints or axial distances are equal, but the angles, like अगर ये alpha है तो वो भी alpha होगा, next one is the alpha, but they are not equal to 90 degree. Alright, the examples are calcite and cinnabar. We can say calcite at CaCO3 and cinnabar is the ore of mercury, that is the formula is HGS. Okay, so write it down and we are going to discuss, that's all. We are going to discuss the last type of a cell. Okay, write it down. नाउ स्टूडेंट कमिंग टू द लास्ट, और इससे आप फैमिलियर भी हो, जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइजेशन करते हो तो वहाँ पर सेल का जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर लिखते हो, शेप लिखते हो, कैसे लिखते हो, ट्राइक्लिनिक लिखते हैं. तो ट्राइक्लिनिक का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है. इसमें जो सेल टाइप है दैट इज नोन एज द प्रिमिटिव. अल्फा ए, बी और सी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और ना ही अल्फा बीटा गामा जो है वो इक्विवेलेंट है. सो इसका एग्जाम्पल जो आप लिखोगे वो लिखेंगे अपन लोग कॉपर सल्फेट, ग्लूटाथोन 5H2O, ठीक है. एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग बोरिक एसिड का H3PO3, और हम लिख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल लैटिस, unit cell, types of unit cell and 7 types of the primitive unit cell. So that's all for today's class, students. Thank you.